कैसे देख रहे हैं कि क्यों, क्या मंशा क्या है इनकी, क्या करना चाहती हैं ये सरकारें? देखिए, ये सब कुछ जो है इसके पीछे बड़ा भयानक खेल है, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि मोदी की जो छवि बनी हुई है कि मोदी ने जो कर दिया वो सही कर दिया, देश हित में करता है। हालांकि एक भी काम मोदी जी ने देश हित में नहीं किया, देश को बर्बाद करने के लिए किया। मैं आपको एक नहीं कितनी ही लिस्ट गिना दूंगा, 1 से लेकर आपको 100 तक मैं गिना दूंगा जो काम मोदी ने इस देश को तबाह करने के लिए किए हैं और चंद उद्योगपतियों की भलाई के लिए किए हैं। उस छवि के तहत ये काम हो रहा है। वो छवि क्यों बनाई जा रही है? वो छवि इसलिए बनाई जा रही है और इसीलिए उस छवि को बनाए रखा जा रहा है कि 2025 में आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो मोदी जी की सारी छवि खत्म, और मोदी जी की छवि खत्म तो आप समझ लीजिए मोदी जी खत्म, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म। इस मोर्चे को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस मोर्चे को खत्म करने के लिए जो अब उन्होंने रणनीति शुरू की है, पहले इस मोर्चे को बदनाम करो, लोगों में ये बताओ कि भाई ये जो मोर्चा है ये चंद लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं, और जो अपोजिशन है उसके बहकाए हुए लोग हैं, क्या ठाकुर है और ये मंत्री इनके लगे हुए हैं। तो ये सब एक साइज है कि सबको बदनाम किया जाए, इस आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये खालिस्तान का नारा भी वो भी लगा रहे हैं, आतंकवादी भी लगा रहे हैं, माओवादियों से भी संबंध लगा रहे हैं, इसके साथ में पाकिस्तान और चाइना से, इनसे भी संबंध है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज ही मैं न्यूज देख रहा था, उसमें कह रहे हैं यूके से, यूएस से और आपके जो ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच करेगी। भैया उनसे तो फंडिंग की जांच कर रहे हो, अगर तुम में जरा भी शर्म लिहाज और तुम ईमानदार हो तो चाइना से आरएसएस ने जो फंडिंग ली है, चाइना से मोदी जी ने जो फंडिंग ली है। एक मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी इतनी सभाएं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है मंच यहीं पे, आप यहीं पे आ जाओ और दुनिया भर के जितने भी मीडिया हैं उनको सबको बुला लो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे CNN हो, दुनिया भर के जितने टीवी हैं सब बुला लो। और श्रीमान जी आपसे हम 4 सवाल पूछेंगे, उनके जवाब दे देना आप। अगर उन्हें संतुष्ट कर सको जनता को तो इस कानून को वापस ले लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत डरपोक, बहुत ही कायर किस्म का प्रधानमंत्री है, इस बात को मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सवालों से डरता हो और क्या करेगा, वो सवाल के जवाब नहीं दे सकते। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने, और आज भी गुजरात तो जा रहे हो आप सिख समाज के किसानों से मिलने। अबे सारे सिख समाज के लोग यहीं बैठे, यहीं आ जाना भाई, 20 किलोमीटर दूर दिल्ली से, यहां क्यों नहीं आते? इसका मतलब यह है एक धारणा बनाई जा रही है कि सिख समाज के भी लोग इनके साथ में हैं, वो किसान भी साथ में हैं, वहां के भी किसान साथ में, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हुआ तो निश्चित रूप से रात के समय में होगा। सर्दी है, हम लोग कई बार जो है रात के समय में भाई थके हुए होते हैं, दिन भर आंदोलन में शामिल होते हैं, काम करते हैं, इतने लोगों की जो सेवा करना, इतने लोगों के लिए लंगर खिलाना, सफाई करना, तो कई बार व्यक्ति जो है रात को सो जाता है, तो उस समय उनके लिए आसान हो सकता है। घेर के चारों तरफ से इस आंदोलन को हटाने की कोशिश की जा सकती है। वो क्या लगता है कि जो हिंदुवादी कट्टर सोच के साथ ये सरकार चल रही है, किस हद तक गिर सकती है इस मोर्चे पर? किसी भी हद तक। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 84 हम सब भूले नहीं हैं, हम सब ने देखा है। 1984, 2002 हम भूले नहीं हैं, हम सब ने देखा है। पुलवामा में 44 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। मैंने उसी 3 दिन बाद ही कहा था ये सारा का सारा बीजेपी का, मोदी का किया धरा है। जिस तरह से मेरी वीडियो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वो चली, मैंने उसी समय कहा था। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 1.5 साल में आपने चार्जशीट फाइल की पुलवामा की, लेकिन किसको गिरफ्तार किया? एक को किया, वो भी भाग गया। आपको यही पता नहीं कौन है, क्या कहानी है। और अब बिहार चुनाव के दौरान आप वहां से पाकिस्तान से कहलवा रहे हो कि हमला हमने किया है। कोई देश क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि यह हमला हमने किया है? जज को मरवाया नहीं? आप सब जानते हैं 2002 का हत्याकांड सबने देखा, जिसमें 5000 मुसलमान को बुरी तरह से काटा गया, सबने देखा, गुजरात का है। तो ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, में शामिल थे, कई हजार लोगों को काटा गया रात रात में, ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਹ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। CRPF ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫੌਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ हर धर्म हर वर्ग की गल करते हैं, जिन्होंने जात पात कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 3 कानून है जिसकी जंग लड़ रहे हैं हम, जिसके लिए आकर आज दिल्ली क्या हर बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया है किसानों की तरफ से, उसको आप कैसे देख रहे हो? ये 3 कानून कैसे घातक है? क्योंकि लोगों को बेशक समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पूरी तरह से जहन में ये चीज़ नहीं जा रही है किस तरह से किस वर्ग को किस तरह से ये घायल करेगा। देखिए, ये जो तीनों कानून हैं, एक तो इसकी जो संवैधानिक वैधता है, यानी कि वो संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या जबरदस्ती करके बनाए गए हैं, ये कानूनी है या पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसको समझना 1 मिनट में पहले मैं ये बताऊंगा। देखिए, संविधान में 7वीं अनुसूची है, उसके अंदर 3 सूचियां दी गई हैं। उन 3 सूचियों में पहली सूची वो है जो उसमें 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार केवल उन्हीं को डील कर सकती है, उससे अलग नहीं। उसके बाद दूसरी जो सूची है वो सूची है राज्य की सूची, स्टेट सूची। उसमें 66 जो सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं, उन पे जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग वो उस पर कानून बना सकते हैं। और तीसरी सूची वो है जो कंकरेंटली समवर्ती सूची बोलते हैं, उसमें केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो कानून बनाया गया है ये कानून राज्य का विषय है। एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी केवल राज्यों को ही इस पर कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता। जो सीधा सीधा एग्रीमेंट का कानून है वो कानून स्टेट का सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर उस सूची में 14वें नंबर पर है और 28वें नंबर पर है वो है मार्केटिंग। यानी जो दूसरा कानून है जो मंडियां बनाने की बात हुई है वो भी मार्केटिंग का, वो भी कानून राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं है। लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य का सहारा लेकर जो तीसरी लिस्ट समवर्ती सूची है उसमें नंबर 33 नंबर पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका सहारा लेके इन दोनों कानूनों को बना दिया गया। और जो तीसरा कानून है वो जो कानून है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें जो सीमा पहले लगाई हुई थी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति अनाज का, दाल का, आलू का, प्याज का, तेल का, चावल का एक सीमा है, सरकार ने सीमा निश्चित की थी, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। सीमा किस लिए लगाएगी? क्योंकि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार को बहुत से गरीबों को कम पैसे पर, कम कीमत पर राशन की दुकानों पर सामान देना पड़ता है और महंगाई ना बढ़ जाए जो बाकी लोग हैं, क्योंकि हम विकासशील देश में हैं। और अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो हम विकासशील देश की भी सूची से बहुत नीचे जा चुके हैं। आज की हालत ये है, तो इसमें गरीबों की इतनी बड़ी संख्या, लगभग 110 करोड़ लोगों की स्थिति इस देश में बहुत बुरी है। 135 करोड़ में से, इसलिए ये सारी चीजें रखी गई। लेकिन सरकार ने वो सीमा हटा दी, पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी और जो विषय उसका नहीं था उस विषय के बाहर जाकर, यानी कानून बनाने का आपको अधिकार ही नहीं है, उस विषय से बाहर जाके कानून बना के आपने गैर संवैधानिक काम किया है। अगर सरकारें संविधान के बाहर जाके काम करती रहेंगी तो आप मान लीजिए वही सरकारें करेंगी जो अपने आप को इस देश में संविधान से भी ऊपर और सबसे ऊपर मानती हैं और देश को अपना गुलाम मानती हैं और देश की जनता को प्रजा मानती हैं और जैसा वो कहे वैसा ही सब लोग गुलामी करें। उस स्थिति में ले जाने वाली स्थिति होती, केवल वही करते हैं। अब इसके विषय में नुकसान क्या होगा मैं वो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सब लोगों को यह समझना जरूरी है कि इन तीनों कानूनों में किसान से जुड़े हुए सीधे सीधे 2 कानून हैं। नंबर 1, जो उसकी फसल पर, जो उसकी जमीन पर पूंजीपति के साथ एग्रीमेंट होगा, एक तो वो है, और दूसरा
जिन मंडियां, जो नई मंडियां, प्राइवेट मंडियां स्थापित करने की सरकार बात कर रही है, वो है, आप उसे कह सकते हैं। बाकी जो तीसरा कानून है वो किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसानों के साथ साथ इस देश की पूरी जनता से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, अमीर से जुड़ा हुआ है, गरीब से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है, हर किसी से वो कानून जुड़ा हुआ है। लेकिन उस सब के बावजूद भी किसान इतना समझदार और इतना ईमानदार है कि जो कानून उस पर सीधा सीधा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन देश को बर्बादी का कानून है, उसकी भी लड़ाई किसान लड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो जिन लोगों में यह गलतफहमी है कि ये कानून जो है ये किसानों के हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में बहुसंख्यक आबादी ऐसी है, अगर मैं परसेंटेज में कहूं 90% लोगों को ABCD मालूम नहीं है कि कानून क्या है। तो कानून आपने पढ़ा नहीं है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक उसे जानोगे नहीं, तब तक आप कैसे कहोगे कि क्या सही है क्या गलत है। एक ने कह दिया, क्योंकि गुलामी दिमागों में घुस गई है, तो एक ने कह दिया और जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, बस उसने जो कह दिया उसी को सही मान रहे हैं। इसलिए किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का है, 1 मिनट में इसको समझा के मैं आगे बात कहूंगा। अगर सीमा जिस तरह से हटा ली गई है, आने वाले समय में यह होगा कि व्यापारी और पूंजीपति देश में जितना भी अनाज है, जितना भी किसी भी तरह की जो फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब का स्टोर कर लेगा। और इन सब का स्टोर करने के बाद में एक ऐसी स्थिति वो लाएगा कि भाई इन सारी चीजों की कमी है, कमी नहीं है क्योंकि गोदाम में भरा रखा, लेकिन आर्टिफिशियल कमी जो है, कृत्रिम कमी जो है, वो दिखाई जाएगी और उसके बाद उस चीज के दाम बढ़ाए जाएंगे। जैसे दाल इस देश में 200 रुपए किलो बिक गई, और वो उस समय बिक गई जब छापे मारे गए तो देश के अंदर ही 8,500 टन दाल मिली। इसका मतलब यह है कि वो कहां से मिली, क्योंकि उद्योगपति जो हैं, जो पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने अपने गोदामों में वो दाल भर के रखी हुई। इसका मतलब दाल की कमी नहीं थी, दाल थी लेकिन गोदामों में बंद थी, इसलिए उसकी कीमत बढ़ाई गई और 200 रुपए किलो में बेची गई। ठीक इसी तरह से आने वाले समय में यह होगा, और इसका नतीजा क्या होगा कि जो भी आम जनता है उस सब पर इसका असर पड़ेगा। यह है सबसे बड़ी भयानक स्थिति। तीसरा जो इसका काम है, जब मार्केट से व्यापारी, क्योंकि व्यापारी के पास पैसा है, और इतना पैसा है व्यापारियों के पास में कि सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है, तो व्यापारी मार्केट से सारा अनाज, सारी दाल, सारे चावल, सब्जियां, फल सब उठा के गोदाम में रख लेगा। तो जो गरीब जनता के लिए राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों पर जो कम कीमत का अनाज मिलता है, उसके लिए सरकार कहां से लाएगी? सरकार के पास होगा नहीं, और सरकार पूरी तरह से बच जाएगी, भाई है ही नहीं हमारे पास तो हम दे क्या। और यही सरकार चाहती है। तो सरकार एक तीर से दोनों ही कई निशाने कर रही है। निशाना किसानों पर लगाया जा रहा, लेकिन मारा देश के हर व्यक्ति को जा रहा है, और जो उसकी जिम्मेदारी है गरीबों को पालने की, उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर रही है। नंबर 1, ये तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का है। अब आप दूसरा चलें, जो एग्रीमेंट वाला है, कि किसान की जमीन से जो एग्रीमेंट करेगा व्यापारी और पूंजीपति, जब एग्रीमेंट कर लिया तो एग्रीमेंट का जो सेक्शन 3 है उस कानून का, सेक्शन 3, 4, 5 और 6, इस तरह से जो है ये करीब 10 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 3 सेक्शन के माध्यम से जब एग्रीमेंट हो जाएगा, उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि भाई इसकी कीमत, जो फसल उगाओगे उसकी कीमत जो बन जाएगी तो ये कीमत होगी, मैं इस कीमत पर खरीदूंगा। यानी जो व्यापारी और पूंजीपति है वो किसान से एग्रीमेंट करेगा, इस कीमत पर मैं आपकी जो फसल है ये खरीदूंगा, लेकिन तभी खरीदूंगा उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, उसका ग्रेड ये होना चाहिए, उसकी जो स्टैंडर्ड है वो ये होना चाहिए। और इसको कौन चेक करेगा? इसको चेक करेगा तीसरा आदमी। इसका मतलब तीसरा आदमी आके जब फसल पक जाएगी तब वो मेरी फसल की चीजें चेक करेगा, और उसके हिसाब से अगर वो ग्रेड होंगे तो वो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा, मना कर देगा, हाथ खड़े कर देगा। अगर उसने खरीद लिया तो कीमत तो वही मिलेगी जो उसकी और मेरी तय है, उससे अलग तो कीमत मिलेगी नहीं। और जब मेरी यानी व्यापारी की और किसान की कीमत तय हो गई तो सरकार बीच में कहां है? सरकार बिल्कुल अलग होगी। तो जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही कि एमएसपी की हम लिखित गारंटी दे देंगे। अरे तुम्हारी गारंटी का करेंगे क्या? तुम्हारी गारंटी तो वैसे ही बेकार हो गई जब पैसे का मेरा कीमत ही तय मेरी किसान से हो गई, व्यापारी और किसान के बीच में, तो एमएसपी कहां से आ गई?
सरकार तो कह देगी कि भाई मेरा तो गिलाना दाना नहीं है, तुम्हारा एग्रीमेंट होगा। और जो इसके बाद में झगड़े होते हैं तो पहले जो आपस में एग्रीमेंट हुआ उसमें यह भी लिखा जाएगा कि झगड़ा अगर होता है तो समझौता कैसे होगा, उसको सुनेगा कौन, तो उसमें एक टीम, उसका भी जिक्र उसी में होगा। वो टीम 1 महीने में आपके झगड़े की बात करेगी। अगर कोई पक्ष उससे सहमत नहीं है तो फिर आप एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम फिर टीम बनाएगा और फिर 30 दिन में ये सारी चीज होगी। उससे भी अगर कोई सहमत नहीं है तो कलेक्टर के यहां जाएगा, कलेक्टर फिर 30 दिन लेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कलेक्टर के यहां तक जाना पड़ा तो व्यापारी के लिए तो बहुत आसान है, चला जाएगा, उसके तो पास तो वकीलों की टीम होती है। किसान कहां से जाएगा? और कलेक्टर तक भी अगर जाएगा तो किसान की कौन सुनने वाला है? और इस बीच ये जो 3 महीने हैं, 3 महीने किसान का खेत खाली पड़ा रहेगा। अब आप इसके असर देखिए कहां कहां से असर होंगे। 3 महीने किसान का खेत खाली, इसका मतलब यह हुआ कि न केवल किसान को नुकसान, उसकी अगली फसल कैसे बोएगा? क्योंकि किसान तो काटते ही 1 महीने के अंदर दूसरी फसल बो देता है, वो फसल नहीं बो पाएगा तो किसान का नुकसान और देश का नुकसान। और झगड़े में वो फंसा हुआ है, और उस झगड़े में भी जो फैसला कलेक्टर तक हो जाएगा वो अच्छा हो बुरा हो उसको लागू कर देगा। और लागू कैसे करेगा? जो सिविल कोर्ट के फैसले होते हैं, यानी रेवेन्यू, यानी जो सरकार का जो लगान है उसे वसूल करने के लिए जो करते हैं, उसमें 15 दिन तक तहसीलदार उठा के जेल में डाल देता। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया होंगी। और उस फैसले में जो भी कर दिया एसडीएम ने, कलेक्टर ने, एडीएम ने, उस पर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, किसी अदालत में नहीं जा सकते, कुछ भी उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सेक्शन इसमें 18 में बाकायदा लिखा हुआ, 15 या 18 सेक्शन है, एग्जैक्ट मुझे इस समय नहीं मालूम, लेकिन उस सेक्शन में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है, ना तो केंद्र सरकार जिम्मेदार, ना राज्य सरकार जिम्मेदार, ना कलेक्टर जिम्मेदार, ना एसडीएम जिम्मेदार, ना ही कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार। जो कर दिया उन्होंने फाल, उनके खिलाफ ना तो सिविल सूट फाइल हो सकता, ना उनके खिलाफ जो क्रिमिनल जो मुकदमा फाइल हो सकता, और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी को, यानी जो इतना बड़ा है, जिसके पास पैसे की कोई कीमत नहीं है, कितने, मतलब उसे यही नहीं पता कितना पैसा है, जो इस देश की सरकार को जेब में रखता है, इस देश के प्रधानमंत्री को जेब में रखता है, इतने बड़े उद्योगपतियों से कौन लड़ेगा? वो बेचारा अदना सा किसान जो अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालकर अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाता है, तो क्या वो उसके सामने टिक पाएगा? और वो अधिकारी किसके लिए काम करेंगे? उसी सरकार के लिए, उसी सरकार के मातहत हैं। और सरकार किसकी जेब में है? उन्हीं उद्योगपतियों के। तो ये जो एक भयानक जाल फैलाया गया है, इसमें किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और देश को भी बड़ा भयानक नुकसान होगा, नंबर 1। और एमएसपी जिसकी बात करें, अगर सरकार कानून भी बना दे, अगर सरकार लिखित में भी दे दे और ये एग्रीमेंट वाला जो कानून है ये लागू हो जाए, तब भी एमएसपी का कोई मतलब नहीं है, सरकार बड़े आराम से बच जाएगी। एक तो ये इसकी दिक्कत है। दूसरा, जो छोटा व्यापारी है, जो ये समझ रहा है कि नहीं मेरे पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। कौन सा व्यापारी? जो व्यापारी बीज बोता है, बीज बेचता है, जो व्यापारी खाद बेचता है, जो व्यापारी कीटनाशक बेचता है, जो व्यापारी कृषि के यंत्र बेचता है, पूरे देश में जो लाखों की संख्या में है, जब जिस उद्योगपति का किसान से सीधा एग्रीमेंट हो गया तो वो उसको बीज भी देगा, वो उसको खाद भी देगा, वो उसको जो है यंत्र भी उपलब्ध कराएगा, वो उसको पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक भी उपलब्ध कराएगा। तो बाकी जो ये व्यापारी इसे बेच रहे हैं, क्या ये बच जाएगा या बर्बाद हो जाएगा? ठीक इसी तरह से जैसे आज की तारीख में ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है, ये अमेज़न वगैरह जो ये सब चल रहे हैं, इसमें जो छोटी दुकान वाले हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है केवल किसान बर्बाद नहीं होगा, किसान तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसान की स्थिति तो ये है कि उसके पास ऊपर, हर किसान के ऊपर आज की तारीख में कर्जा है, वो उस कर्जे को कैसे निपटाए। सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि किसान का एक बार पूरी तरह से कर्जा माफ करना चाहिए था, पूरे देश का, चाहे किस कोई छोटा किसान है या बड़ा किसान है, क्योंकि 80% किसान तो सीमांत और छोटे किसान हैं, 20% थोड़ा अच्छा किसान है। फिर भी क्या दिक्कत हुई जब आप उद्योगपतियों का करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर सकते हैं। अभी 6,60,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का मोदी जी ने पिछले 5 साल में माफ किया है। 66 करोड़, 68 करोड़ उन लोगों का, 68,000 करोड़ उन लोगों को माफ किया है जो 50 जो वो हैं चोर, जो देश को छोड़ के बाहर बैठे हैं। तो जब आप उनका माफ कर सकते हैं, किसान का माफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। तो इस तरह से जो किसान होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो बेचारा
जो उद्योगपति है जिसके साथ समझौता है उससे कर्जा भी लेना शुरू कर देगा, पैसा भी लेना शुरू कर देगा और स्थिति आएगी धीरे 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 वो उसी के कर्ज में दब जाएगा। नतीजा जो आजादी से पहले साहूकार और जमींदार जो होते थे इस तरह से किसान की जमीन को कब्जे में कर लेते, आखिर में किसान अपनी ही जमीन से पूरी तरह से बेदखल हो जाएगा। यही इसका बड़ा भयानक षड्यंत्र है जो सरकार चाहती है। लेकिन इसके पीछे की सरकार की असल मंशा, क्योंकि अब जब सारी तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया है, मोर्चे लगे हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट की बात की वहाँ पे पिटीशन डाली गई है कि मोर्चे लगे हैं, बेशक कोरोना का सहारा लिया जा रहा है, हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किसी तरह से शंभू या कुंडली में जो मोर्चा लगा हुआ है उसको विफल किया जाए, हटाया जाए वहाँ से, किसी तरह से किसान मान जाएं। मीटिंग्स हो रही हैं किसानों के साथ, जथेबंदियों के साथ अलग अलग तरह से मीटिंग करके बहलाने फुसलाने की साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं कि क्यों, क्या मंशा क्या है इनकी, क्या करना चाहती हैं ये सरकारें? देखिए ये सब कुछ जो है इसके पीछे बड़ा भयानक खेल है, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि मोदी की जो छवि बनी हुई है कि मोदी ने जो कर दिया वो सही कर दिया, देश हित में करता है। हालांकि एक भी काम मोदी जी ने देश हित में नहीं किया, देश को बर्बाद करने के लिए किया। मैं आपको एक नहीं कितनी ही लिस्ट गिना दूंगा, 1 से लेकर आपको 100 तक मैं गिना दूंगा जो काम मोदी ने इस देश को तबाह करने के लिए किए हैं और चंद उद्योगपतियों की भलाई के लिए किए हैं। तो मोदी की जो छवि बनी है कि ये जो चाहता है वो कर देता है, इसके सामने कोई नहीं टिक पाता, सारा विपक्ष खत्म हो गया है। उस छवि के तहत ये काम हो रहा है। वो छवि क्यों बनाई जा रही है? वो छवि इसलिए बनाई जा रही है और इसीलिए उस छवि को बनाए रखा जा रहा है कि 2025 में आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। तो फिर आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, या तो हम गुलाम होंगे या हिंदू होंगे, जो भी कुछ होगा ये सब होंगे। तो इंसानियत को पूरी तरह से तबाह करने के लिए जो इनका षड्यंत्र चल रहा है ये उसी छवि को बिल्डअप करने का है। इस बार क्योंकि जिस जबरदस्त तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है, मोदी जी के पूरी तरह से पसीने छूट रहे हैं, पूरे जो सरकार है और संगठन है उन सबके पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त आंदोलन आजादी के बाद इस देश में नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इसलिए अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो मोदी जी की सारी छवि खत्म, और मोदी जी की छवि खत्म तो आप समझ लीजिए मोदी जी खत्म, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म। और अगर मोदी जी इस मोर्चे को खत्म कर देते हैं तो आप समझ लीजिए फिर उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। इस मोर्चे को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस मोर्चे को खत्म करने के लिए जो अब उन्होंने रणनीति शुरू की है, पहले इस मोर्चे को बदनाम करो, लोगों में ये बताओ कि भाई ये जो मोर्चा है ये चंद लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं और जो अपोजिशन है उसके बहकाए हुए लोग हैं। इस तरह की आप देख रहे हैं सारा दुष्प्रचार शुरू हो गया। क्या ठाकुर है और ये मंत्री इनके लगे हुए हैं, तो ये सब एक साइज है कि सबको बदनाम किया जाए, इस आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये खालिस्तान का नारा भी वो भी लगा रहे हैं, आतंकवादी भी लगा रहे हैं, माओवादियों से भी संबंध लगा रहे हैं, इसके साथ में पाकिस्तान और चाइना से इनसे भी संबंध है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज ही मैं न्यूज देख रहा था उसमें कह रही यूके से, यूएस से और आपके जो ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच करेगी। भैया उनसे तो फंडिंग की जांच कर रहे हो, अगर तुम में जरा भी शर्म लिहाज और तुम ईमानदार हो तो चाइना से आरएसएस ने जो फंडिंग ली है, चाइना से मोदी जी ने जो फंडिंग ली है, जो पाकिस्तान में जो उद्योगपति हैं उनके साथ में जो डोभाल जो है उनका जो लड़का उनके साथ में कर रहा, इनकी भी जांच होनी चाहिए ना। जो आपने लिए हैं, जो आपका थिंक टैंक है उसको जो चाइना की कंपनियों ने आपको जो पैसा दिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उन कंपनियों ने जो पीएम केयर फंड में पैसा दिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। ये सारी की सारी चीजें तो एक तरह से इसको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश है। तो दूसरी तरफ जो पूरी टीम है इस बात पे लगी है कि लोगों को बताया जाए कि ये सारा सब किसान के हक में है। यहां सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, अधिकतर लोग हैं इस देश में अनपढ़, आधे से ज्यादा आबादी अनपढ़ है। जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी 10 मिनट का समय निकाल के जो कानून है उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं और जो उसके विषय में बताया जा रहा है उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका जो प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी जो प्रभाव इस देश को बर्बाद करने वाले का है, उसको भी वो पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक चीज जो हो रही है। तीसरा जो सारी चीजें हो रही है कि जो इनमें लोग हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं और घुसाया जा रहा है। जो जत्थेबंदी है, हमारे जो संगठन हैं, उनको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। पर मेरा विश्वास ये है कि जो हमारी असली जत्थेबंदी, हमारे जो संगठन हैं,
450 500 जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और जो इस आंदोलन को लगातार मजबूती से बढ़ाते चले जाएं, उनमें से तो कोई टूटेगा नहीं, उनमें से तो कोई झुकेगा नहीं, उनमें से तो कोई बिकेगा नहीं। पर बीजेपी के जो और घुसाए गए लोग हैं वो जरूर बिक जाएंगे। तो उसमें सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए ये जो सारे के सारे हैं ना, यही नहीं है, ये किसान संगठन है और वो किसान संगठन कह भी रहे हैं कि हम तो इन कानूनों से पूरी तरह सहमत हैं और ये कानून देश की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये कानून बिल्कुल ठीक है। इस तरह से लोगों की नजर में इस आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। यार ये किसान संगठन, और वो किसान संगठन कुछ नहीं है, वो दल्ले हैं और उन दलों के लिए बीजेपी ही सारी चीजें कर रही है, वही संगठन बना देती है। 1 मिनट का काम है, एक लेटर हेड निकालो जरा सा कंप्यूटर में, बन गया संगठन, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन की क्या बाकी सारी चीजें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं है। पर संगठन बना के, लोग दिखा के, किसी को जो हरा पट्टा पहना दिया, किसी को पगड़ी पहना दी, बिठा दिए हैं कि भैया ये जो सरकार के साथ में, तो ये सरकार की टैक्टिस है, वो सरकार के दल्ले हैं, सबके सब वो लोग हैं जो बिकाऊ हैं और गुलाम हैं, और गुलाम की कोई कीमत नहीं होती। इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं। असली जो लोग हैं वो पूरे सारे के सारे इकट्ठे हैं, एक मत में है, पूरी मुट्ठी बंधी हुई है। तो ये बदनाम करने की इस तरह से कोशिश है। और प्रधानमंत्री जी वो जगह जगह जाके यही कह रहे हैं कि भाई ये कानून लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक ये नहीं बता सके कि हमारी भलाई के लिए कैसे हैं। प्रधानमंत्री को अगर लगता है, और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम इसके उसमें 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 700 जो है किसान सभाएं करेंगे। मेरा प्रधानमंत्री जी को एक आग्रह है, एक मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, इतनी सभाएं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है मंच यहीं पे, आप यहीं पे आ जाओ और दुनिया भर के जितने भी मीडिया हैं उनको सबको बुला लो, चाहे वो BBC हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे CNN हो, दुनिया भर के जितने टीवी हैं सबे बुला लो। और श्रीमान जी, आपसे हम 4 सवाल पूछेंगे, उनके जवाब दे देना आप। अगर उन्हें संतुष्ट कर सको जनता को, तो इस कानून को वापस ले लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत डरपोक, बहुत ही कायर किस्म का प्रधानमंत्री है। इस बात को मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सवालों से डरता हो और क्या करेगा, वो सवाल के जवाब नहीं दे सकते। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने, और आज भी गुजरात तो जा रहे हो आप सिख समाज के किसानों से मिलने। अबे सारे सिख समाज के लोग यहीं बैठे, यहीं आ जाना भाई, 20 किलोमीटर दूर दिल्ली से, यहां क्यों नहीं आते? इसका मतलब यह है, एक धारणा बनाई जा रही है कि सिख समाज के भी लोग इनके साथ में हैं, वो किसान भी साथ में हैं, वहां के भी किसान साथ में, वहां के भी साथ में, ये तो जो लोग बैठे हैं ये तो माओवादी हैं। ये एक प्रधानमंत्री की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके अलावा जो और काम कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। प्रधानमंत्री इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल जो है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो सेना है, उसका भी इस्तेमाल करने की रणनीति अपना रहे हैं। अभी तक जो हमारी सूचना है, जो हमें मिल रही है सोर्सों से, मैं पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन 2-3 चीजों से मैं उस चीज को विश्वास करने लगा हूं कि ये चीजें हो सकती हैं। उसमें यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के दम पर, यानी जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनके दम पर कम से कम इस सिंघू बॉर्डर का जो मोर्चा है, इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। मतलब ये जो शक जताया जा रहा था कि इस मोर्चा हटाया जा सकता है, पैरामिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, मैं इतने दिन से लगातार आ रहा हूं, आज जो मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो यहां पर उपस्थिति देख रहा हूं वो पहले से ज्यादा है। ये धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ड्रोन के माध्यम से भी यहां की सूचना ली जा रही है। सरकार के आदमी भी यहाँ सिविल ड्रेस में लगातार घूम रहे हैं। हमें नहीं पता भाई कौन हमारा अपना है, कौन क्या है। भाई चाहे हमारी तरह कपड़े पहन के आ जाए, हमें क्या पता है कहाँ कहाँ घुस के क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन जिस तरह की ली जा रही है, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बुजुर्ग कितने हैं, नौजवान कितने हैं, कहाँ कहाँ इनके जो वो हैं, इनके जो संगठनों के हेड हैं वो कौन कौन है, क्या, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ले रही है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर हुआ तो निश्चित रूप से रात के समय में होगा। सर्दी है, हम लोग कई बार जो है रात के समय में भाई थके हुए होते हैं, दिन भर आंदोलन में शामिल होते हैं, काम करते हैं, इतने लोगों की जो सेवा करना, इतने लोगों के लिए लंगर खिलाना, सफाई करना, तो कई बार व्यक्ति जो है रात को सो जाता है। तो उस समय उनके लिए आसान हो सकता है। घेर के चारों तरफ से इस आंदोलन को हटाने की कोशिश की जा सकती है। ये जो इंफॉर्मेशन है, मैं इसको इसलिए मानता हूं, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, उस दिन से, जिस दिन से प्रधानमंत्री ने सेना को अपने हाथ में लिया, क्योंकि सेना के तीनों अंग बिल्कुल अलग अलग
एक रणनीति के तहत रखे गए थे और राष्ट्रपति को उनका हेड बड़े एक संवैधानिक तरीके से बनाया गया था कि प्रधानमंत्री इतना बेकाबू ना हो जाए ताकि देश को ही खत्म कर ले। इसलिए कम से कम सेना राष्ट्रपति के हाथ में रहे, बैलेंस जो है ना वो रहना चाहिए। इसलिए जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया था। अगर कोई बात होती है तो अदालत भी इसमें दखल देने लगे। अब सेना के ऊपर तीनों अंगों के ऊपर एक प्रमुख बना दिया गया और उसको सीधे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि बड़े ही सफाई से, क्योंकि इस देश में अगर समझदार लोग हो तो मजे आ जाएं, पर अधिकतर जनता बिल्कुल अंधी है। एक तो धर्म के नाम पे अंधी है और दूसरा अनपढ़ है, इसलिए बहुत बुरी स्थिति है। उस स्थिति में हुआ यह है कि सेना को सीधे सीधे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। यानी जनरल विपिन रावत जो हैं वो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, CSD, और वो प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार हैं और वो पहले से भी बीजेपी के और प्रधानमंत्री के भक्त रहे हैं। इसका मतलब आज सेना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो क्यों ली है आपको सेना की क्या जरूरत है? सेना तो वैसे भी कैबिनेट के हाथ में होती है, पर फिर भी आपने सीधे ले ली, क्यों जरूरत है? ये काम वही करता है जो व्यक्ति तानाशाह बनता है या तानाशाह होता है, क्योंकि जब उसकी तानाशाही का लोग विरोध करेंगे तो उसे सेना की ताकत चाहिए, इसलिए ये सेना सीधे हाथ में लेगी। और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वो बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाई जा रही है दिल्ली में। दूसरा, सेना को भी दिल्ली में बुलाया गया है। हमारे एक साथी हैं सतपाल तंवर, उन्होंने 10 दिन पहले वीडियो बना के हापुड़ की तरफ से वो भेजा है। मैं पहले वैसे ही समझ रहा था कि वो है, लेकिन जब सतपाल तंवर को मैं खुद देखा, क्योंकि हमारा साथी है, वो हरियाणा से है, हम सब लोग लगातार आवाज उठाते हैं कोई भी गलत बात होती, उसने पूरी वीडियो बना के ये सब बताया। तो सेना की दिल्ली में क्या जरूरत है? सेना ऑलरेडी यहां है जितनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है और आप ड्रोन के माध्यम से और ये सारी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आप अड़े हुए हैं, तो साफ है कि कोई भी ताकत के बल पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हिंदुवादी कट्टर सोच के साथ ये सरकार चल रही है, किस हद तक गिर सकती है इस मोर्चे को? किसी भी हद तक। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 84 हम सब भूले नहीं हैं, हम सब ने देखा है। 1984, 2002 हम भूले नहीं हैं, हम सब ने देखा है। पुलवामा में 44 हमारे CRPF के जवान शहीद हुए। मैंने उसी 3 दिन बाद ही कहा था ये सारा का सारा बीजेपी का, मोदी का किया धरा है। जिस तरह से मेरी वीडियो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वो चली, मैंने उसी समय कहा था। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 1.5 साल में आपने चार्जशीट फाइल की पुलवामा की, लेकिन किसको गिरफ्तार किया? एक को किया, वो भी भाग गया। आपको यही पता नहीं कौन है, क्या कहानी है। और अब बिहार चुनाव के दौरान आप वहां से पाकिस्तान से कहलवा रहे हो कि हमला हमने किया है। कोई देश क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि यह हमला हमने किया है? कोई करेगा कि स्वीकार? नहीं करेगा। तो पुलवामा इनका किया हुआ, उसके बाद में जब ये जज लोया तक को मरवा सकते हैं, जज को मरवाया नहीं, आप सब जानते हैं 2002 का हत्याकांड सबने देखा, जिसमें 5000 मुसलमानों को बुरी तरह से काटा गया, सबने देखा, गुजरात का है। तो ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा नीली मैसेकर वैली, वहां पे आसाम में हुआ था 1993 में, बड़ी जबरदस्त, ये सब RSS के लोग उसमें शामिल थे। कई हजार लोगों को काटा गया रात रात में। ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन यही है, हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, कुछ भी हो सकता है। हम जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की हिल चुकी है, पूरी दुनिया में मोदी जो है उसके ऊपर थू हो रही स्थिति आज की तारीख में है। तो इन सारी चीज को, और इस सब में जब सब कुछ हो ही चुका है, वो अपनी छवि को किसी तरह से भी धूमिल नहीं करना चाहते, इस छवि को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसी छवि के बल पर कि मोदी जो कर देगा वो सही है और मोदी ही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, इसी छवि के बल पर 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी। इसे ये बरकरार रखना चाहते हैं और इसी के लिए, क्योंकि ये मोर्चा सबसे जबरदस्त है, इसलिए इस मोर्चे को खत्म करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं तो यही कहूंगा, यही दुआ करूंगा और सबको यही कहूंगा, सलाह भी यही दूंगा, ऐसा कोई कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए। अगर सोच भी रही है तो उसे फिर सोचना चाहिए, सभी का देश है, तुम्हारा भी है, हमारा भी है, सबको साथ में रहना है, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, सबका देश है। इसलिए बहुत सोच समझ के उठाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पूरे देश पर बड़ा भयानक पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के, और जिद ठीक नहीं है, केवल 2 उद्योगपतियों की गुलामी के लिए पूरे देश को बर्बादी पर आप लगा दें, ये अच्छा नहीं है। इसलिए सोचो, इन कानूनों को वापस लेके
आप खत्म करो इस मामले को, ताकि हम भी जाके अपने घर आराम से सोए और आप भी सुख से रहो। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਵਾਰ ਕੌਮ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 19 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक ये सरकार गिर सकती है अपने इस हिंदूवादी घटिया एजेंडे को लेकर, तो ये चीज़ याद रखे वो हिंदूवादी कट्टर सोच कि ये सिख कम्युनिटी, ये सिख कौम वो है जिन्होंने आपके लिए, आपके धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, और ये वही कौम है जो सर्वत्र के भले के लिए सब कुछ करना जानती है। और अगर आप इनकी होंद को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, पहचान मिटाने की कोशिश करोगे, तो ये सब कुछ नेस्तो नाबूद करना जानती है। हमारे गुरु ने हमें मर्यादा दी है, हम उसके अंदर रहना जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शस्त्र भी दिए हैं। प्यार से आओगे देग से स्वागत होगा, हंकार से आओगे तेग से स्वागत होगा, ये हमें हमारे गुरु ने सिखाया है। जी आप मैं एक चीज़ और करना, देखिए पूरी दुनिया ने देखा है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है कि सिख समाज के लोगों ने किस तरह से लोगों की सेवा की। पूरे लॉकडाउन में जब लोग मर रहे, भूखों मर रहे, लंगर चला के, गुरुद्वारों में इतने लंगर चले। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट करी गुरुद्वारों से और लाखों लोगों को डेली खाना खिलाया जा रहा। आज भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कहीं भी भूखमरी हो, कहीं पे बाढ़ हो, किसी भी जगह जाके वहाँ जाके सिख समाज के लोग सेवा करते। इससे ज़्यादा बढ़िया, मतलब ऐसे समर्पित, मानवता के लिए समर्पित लोग आपको कहीं मिलेंगे, और उनको निशाना बना के ये हिंदूवादी एजेंडे की बात। और यही नहीं है, ये आप मुझे बताइए कि क्या किसानों में केवल सिख समाज के लोग ही हैं? किसानों में हिंदू नहीं है क्या? ये इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जो किसान हैं, क्या उनका बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? क्या वो तबाह नहीं हो जाएंगे? और क्या मोदी जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, आरएसएस जिस एजेंडे को लेकर चल रहा है, उससे हिंदुओं का भला हो रहा है? मैं तो समझता हूं हिंदुओं का जितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना इसके पहले कभी किसी के राज में नहीं हुआ। एक उदाहरण से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। इस लॉकडाउन में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। क्या वो सारे के सारे और धर्म के थे? क्या वो सिख धर्म के थे? क्या वो ईसाई थे? क्या उसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या नहीं थी? 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा इस लॉकडाउन के समय जो मारामारी हुई है, उसमें क्या हिंदू नहीं मरे हैं? जो लोग सड़क पर मर गए, एक्सीडेंट में रेल के नीचे कट गए, वो कौन थे? वो हिंदू नहीं थे क्या? इसके अलावा लगभग 1 करोड़ 25 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में खाली पड़ी हैं। ये वो पद हैं जिनके लिए किसी कानून की, किसी आदेश की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव्ड पद हैं। अगर ये सरकार ईमानदार होती और हिंदुओं का भला चाहती, तो इस 1.25 करोड़ जो नौकरियां हैं, इन्हीं को अगर भरती, तो कम से कम रिजर्वेशन वाली भी, उसे भरते नहीं है, पर फिर भी अगर रिजर्वेशन वाली भर दो, 50% उन्हें हटा दो, तो 70 लाख तो हिंदुओं को ही नौकरी मिलती। क्या दी क्या मोदी ने? जो 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने का वादा करके आया था, क्या उसने कुछ भी किया? तो क्या हिंदुओं का नुकसान नहीं हो रहा? क्या हिंदुओं की बर्बादी नहीं हो रही? इस सब को भी हिंदुओं को और सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। ये हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का मामला नहीं है, ये इस देश का मामला है। इस देश को बचाने का मामला है, हर व्यक्ति का मामला है, अमीर और गरीब सबका मामला है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, और देश नहीं बचेगा फिर कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना इस बात को, यही मेरा कहना है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਂਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪੜਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੇਗਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ 2025 ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਉਲੀਕੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ जो तक तुसी यह बिल रद्द नहीं करते। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जुडिशली के साथ जैसे ये खिलवाड़ कर रहे हैं या संविधान के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है कुछ भी अभी तक आवाम को, कि किस तरह उसको ये ग्रांटेड ले रहे हैं, किस तरह से फैसले खुद करवा रहे हैं, मोदी की तरफ से हो रहे हैं और सरकारें थोप रही हैं आवाम के ऊपर। बेशक वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो या किसानी इन बिलों का मामला हो। नहीं, देखिए, सरकार तो थोपती है चीज़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो जनता के पास, आम व्यक्ति के पास जगह कौन सी है जहां वो जाए? अदालत। और जब अदालत ही सरकार की तरह, सरकार के हिसाब से सरकार के लिए काम करने लगे, तब कोई कहां जाएगा? ये सबसे बड़ी स्थिति है। और इस स्थिति में देश के हर व्यक्ति को जब गुजरना पड़ेगा, खुद जजेस भी अगर इस स्थिति से गुजरेंगे, तब स्थिति कितनी भयानक होगी इसको सोचना चाहिए। इसलिए हो क्या रहा है कि पिछले 3 साल में आप जो देखें, जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है और जो हाई कोर्टों की स्थिति है, उसमें जो लोगों का भरोसा है अदालतों में, वो बहुत कम हुआ है। आप इस स्थिति को, इससे भयानकता को देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस आके पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो कहें कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तब आप इस स्थिति की भयानकता को समझ सकते हैं। माना एक वकील कहे तो लोग कहेंगे अरे वकील तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक हमारी छवि अलग सी बनाई हुई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, तो आप इस स्थिति की भयानकता को समझ सकते हैं। और न्याय लोगों की पहुंच से इतनी दूर हो गया है कि आम आदमी, गरीब आदमी या ठीक ठाक व्यक्ति भी सोच ही नहीं सकता कि वो न्याय ले ले अदालत से, उसे न्याय मिल जाए। इसके अलावा आप कुछ मुकदमे देखें, आपने चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई, मतलब इतने पर ही बिक गए कि आपने सरकार के कहने पे मंदिर का फैसला कर दिया, आपने राफेल का जो मामला था उसको दफे कर दिया, खत्म कर दिया। और किस लिए? कि आपको राज्यसभा की सीट चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा की सीट पे बिक जाए, मतलब इससे ज्यादा मैं समझता हूं डूब मरने वाली स्थिति किसी को होनी नहीं चाहिए। इससे ज्यादा भी कोई गिरावट होगी, चीफ जस्टिस, अरे उसका तो कद जो है वो राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, और उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो सीधा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही राष्ट्रपति का काम करता है। उस लेवल का व्यक्ति बिक गया सिर्फ इस बात में। ये जो सारी चीजें हैं, साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जिसमें 6,500 करोड़ जो पैसा है, उसमें से 95% बीजेपी को चंदा मिला है, जिनका ये पता नहीं किसने दिया है और कितना दिया। उसका जो मुकदमा चला है, आप उसे नहीं सुन रहे हैं। जो अनुच्छेद 370 का आपने पूरे असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको हटा के, जब वहां पे विधानसभा भी सत्र में नहीं है, आपने राष्ट्रपति, उसके आपने गवर्नर के माध्यम से एक रिपोर्ट लेकर रातों रात वो सब कर दिया। वो मुकदमा पेंडिंग है, आप उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और जितनी भी चीजें, जब आप पीएम केयर फंड पर लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिसमिस कर देती है। जो भी पब्लिक से रिलेटेड जितने मामले हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर। तो क्या संदेश जा रहा है? संदेश यही कि सुप्रीम कोर्ट भी
सरकार के हिसाब से काम कर रही है। और जब न्यायपालिका, जिसको पूरी ताकत देके बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया था कि अगर कल सरकार लोगों के हकों को छीनती है तो ये न्यायपालिका रक्षा करेगी, आपने उसको भी खत्म कर दिया, उसकी मर्यादा को तार तार कर दिया। उसकी मर्यादा को बचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस। जब आप ही नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या करें? आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय जब प्रवासी मजदूर थे, उन प्रवासी मजदूरों के विषय में जो शुरू में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं। जब 4-5 हाई कोर्टों ने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले किए, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, तमिलनाडु हाई कोर्ट है और आपकी गुजरात हाई कोर्ट है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ने लेटर लिखा, तब 62 दिन में सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है। मतलब ये स्थिति जब आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? यही माना जाएगा कि न्याय खत्म हो चुका। और न्याय देने वाले जो लोग हैं, अगर वो सरकार के साथ बैठ जाएं तो फिर न्याय किसको मिलेगा? इसलिए ये स्थिति बड़ी गंभीर, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर गया है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही चिंतन मन के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ इन कानूनों को और इसके पढ़ने वाले जो प्रभाव हैं उन सबको देखकर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। और फैसला मैं तो ये मानता हूं, मेरा तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि मैंने सारा पढ़ लिया कानून, मैं तो सारा जानता हूं। देश की तबाही का कानून है और देश को चंद 2 उद्योगपतियों की चौखट पे गिरवे रखने का कानून है। इनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और सरकार को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि इस तरह के कानून भविष्य में आगे लाए नहीं, ताकि देश बचे, देश की जनता बचे और लोग सुख से जी सके। यही होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और अगर नहीं होता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ फैसला देती है, सरकार के पक्ष में फैसला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम तो लड़ ही रहे भाई, हम तुम नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा फैसला भी नहीं मानेंगे, लड़ेंगे और लड़के इस कानून को रद्द करवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। फैसला सही होगा मानेंगे, नहीं होगा नहीं मानेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी का भी हो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19-21 ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰੋਪੀੜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਾਤਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।